हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन ने देखा था, अपन पढ़ रहे थे बीएससी फाइनल ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री का स्पेक्ट्रोस्कोपी सेकंड यूनिट, जिसके अंदर अपन ने देखा था रिजिड रोटेटर लास्ट क्लास में। अब अपन देखते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रल लाइंस किस तरीके से अपन निकालते हैं। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए अपन डेल्टा ई जे अपन को निकालना पड़ेगा, यानी कि ई जे माइनस ई जे डैश अपन को देखना पड़ेगा। यानी अलग अलग रोटेशनल क्वांटम नंबर के लिए एनर्जी, इसकी रोटेशनल एनर्जी क्या होगी और उनके बीच का जो है डिफरेंस क्या होगा, इसके लिए अपन को रोटेशनल स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए अपन को डेल्टा ई जे अपन को देखना होगा। तो ई जे माइनस ई जे डैश इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई, या फिर अपन यहाँ पर जे प्लस वन माइनस, ये तो हो गया जे के लिए, और जे डैश के लिए क्या हो गया, एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई जे डैश प्लस वन। तो डेल्टा ई जे अगर अपन इस समीकरण को अपन सॉल्व करते हैं तो एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई अपन कॉमन ले लेंगे, और अंदर अपने ब्रैकेट में रहेगा जे प्लस वन माइनस जे डैश प्लस वन। ठीक है, तो अगर अपन इसे फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में अगर अपन देखते हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अपनी एनर्जी के फॉर्मूले में आती है ई इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, तो अपन को न्यू निकालना है तो क्या करेंगे, अपन ई अपॉन एच कर देंगे या फिर ई अपॉन एच सी कर देंगे। सी है यहाँ पर आपके प्रकाश का वेग, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो यहाँ पर न्यू जे क्या हो जाएगा, घूर्णन तरंग संख्या है यहाँ पर न्यू जे, जो क्या आएगा एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई एच सी। तो इसके लिए अगर अपन निकालेंगे तो न्यू जे डैश क्या जे बार क्या आएगा अपने पास बी, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा बी। मैंने आपको पहले भी बताया था लास्ट वीडियो के अंदर, बी होता है अपना रोटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर बी जे प्लस वन माइनस जे डैश प्लस वन। ठीक है, तो अगर इसमें तीन कंडीशन दिखा रखी है, ये देखिए तीन अलग अलग कंडीशन दिखा रखी है। फर्स्ट वाले न्यू के लिए है अगर जे इक्वल टू 0 से 1 की तरफ जाता है, यानी कि रोटेशनल लेवल 0 से अगर अपन 1 की तरफ जाते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 2b, यानी कि अपन 0 से 1 की तरफ जा रहे हैं तो जे डैश की वैल्यू अपन 0 रखेंगे और जे की वैल्यू अगर अपन 1 रखेंगे तो अपने पास इस फॉर्मूले को सॉल्व करने के बाद आएगा 2b सेंटीमीटर इनवर्स। अगर अपन जे 1 से जे 2 की तरफ जा रहे हैं, यानी कि जे डैश की वैल्यू अगर अपन 1 रखते हैं और जे की वैल्यू अपन 2 रखते हैं तो अपने पास आता है 4b इस फॉर्मूले को सॉल्व करने के बाद। तो इसी तरीके से अगर अपन हमेशा एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पर नॉर्मली जाते हैं, जंप नहीं करते हैं, यानी कि एक एनर्जी लेवल का गैप नहीं आता है, हमेशा नियरेस्ट एनर्जी लेवल पर ही संक्रमण होता है। तो क्या होगा, जे से जे प्लस वन के लिए अगर अपन सिंपल फॉर्मूला लिखेंगे तो अपने पास ये आएगा, तो जे डैश की जगह अपन को लिखना है जे, और जे की जगह अपन को लिखना है जे प्लस वन। ठीक है, तो बी ब्रैकेट में आ जाएगा जे प्लस वन प्लस वन को लिख देंगे अपन जे प्लस टू माइनस जे प्लस वन। तो इस फॉर्मूले को अगर अपन सॉल्व करते हैं तो अपने पास आता है, अगर अपन जे से जे प्लस वन पे संक्रमण करते हैं, ट्रांजिशन करते हैं, तो न्यू बार की वैल्यू अपने पास आती है 2b जे प्लस वन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये था फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रल लाइंस। मेन आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, जे से जे प्लस वन की अगर अपन जाते हैं तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी होती है 2b जे प्लस वन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, अब नीचे आपको यहाँ पर दे रखे हैं एनर्जी लेवल्स। ये देखिए, जैसे 0 से मैंने आपको बताया अपन जंप नहीं करते हैं, केवल एक एनर्जी लेवल से दूसरे नियरेस्ट एनर्जी लेवल पर ही जाते हैं। तो इसमें जैसे संक्रमण दिखाए गए हैं 0 से 1 पे, 1 से 2 पे, 2 से 3 पे, 3 से 4 पे, 4 से 5 पे, इसमें किसी भी एनर्जी लेवल को स्किप नहीं किया गया है, जिसका मतलब है कि 0 से डायरेक्ट 2 पे नहीं गए हैं या फिर 2 से डायरेक्ट 4 पे 5 पे नहीं गए हैं, हमेशा नियरेस्ट एनर्जी लेवल पर ही जाते हैं। ठीक है, इसके बाद है ये जो नीचे आपको टेबल दिख रही है छोटी सी, इसके अंदर है कि डायटोमिक रिजिड रोटेटर की स्पेक्ट्रल रेखाओं की आवृत्तियां हैं।
ठीक है। अगर अपन इसमें अलग अलग जे की वैल्यू रखते हैं तो इससे अपन इसकी अलग अलग एनर्जी भी निकाल सकते हैं सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर। जैसे फर्स्ट वाले की हो जाएगी 0 क्योंकि जे की वैल्यू आएगी 0 इसमें अगर अपन, ठीक है। फिर सेकंड के लिए आ जाएगा 2b 4b 6b 8b और लास्ट में आएगा 10b, ठीक है। तो इस तरीके से इसके एनर्जी लेवल्स होते हैं। इसके बाद है सिलेक्शन रूल्स और स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी। तो अपन देखते हैं सिलेक्शन रूल्स क्या क्या होते हैं। सिलेक्शन रूल्स जैसे मैंने आपको बताया कि जे हमेशा नियरेस्ट पास वाला एनर्जी लेवल पर ही संक्रमण होता है। तो इसका जो है आपके सिलेक्शन रूल है जे इजकल टू +-1, ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है देखिए। जे इजकल टू +-1 का मतलब है कि अपने पास वाले एनर्जी लेवल में ही जाएगा। और नीचे देखिए क्रॉस लगाए हुए हैं, अगर 0 से 2 पे जाता है तो ये संक्रमण अलाउड नहीं होता, अगर 2 से 4 पे जाता है तो ये भी नहीं होता, 3 से 7 पे जाने पर भी नहीं माना जाएगा और 3 से 5 पे जाने पर भी नहीं माना जाएगा। तो जे की वैल्यू क्या होनी चाहिए, या तो +1 होनी चाहिए या फिर -1 होनी चाहिए। यानी कि या तो आपसे 1 से 2 पे जाइए या फिर 2 से 1 पे आइए, यानी कि -1 होगा जे की वैल्यू यहाँ पर। लेकिन आप एक भी एनर्जी लेवल को स्किप नहीं करेंगे, ये होता है आपके रिजिड रोटेटर। फिर आता है स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी, यानी कि आपेक्षिक तीव्रता। अणुओं की अपेक्षित तीव्रता जो है वो उनकी संख्याओं पर निर्भर करती है। तो 3 तरीके की इसकी निर्भरता या फिर डिपेंडेंसी देखी गई है। पहला है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, यानी कि संक्रमण प्रायिकता। अब ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या होती है या फिर संक्रमण प्रायिकता क्या होती है, ये है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन को क्या बोलेंगे अपन, कितनी प्रोबेबिलिटी है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन की, उसे अपन बोलेंगे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है पॉपुलेशन ऑफ स्टेट्स, यानी कि उस अवस्था में प्रारंभ में कुल अणुओं की संख्या जहाँ से संक्रमण होता है। उस अवस्था में अपन देखेंगे पॉपुलेशन कितनी है, यानी कि अणुओं की संख्या कितनी है प्रारंभ में जहाँ से उनका संक्रमण स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। फिर थर्ड है स्पेक्ट्रम देने हेतु उत्तरदायी पदार्थों की मात्रा, अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, यानी कि कंसंट्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है इंटेंसिटी के लिए। तो ये है अवशोषण अधिक होगा तो पारगम्यता प्रकाश की जो होगी कम होगी, यानी इसमें आता है आपके बियर-लैम्बर्ट लॉ। तो स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी क्या है, अपेक्षित इसकी स्पेक्ट्रा की जो इंटेंसिटी है वो किन किन पर निर्भर करती है। पहला है संक्रमण प्रायिकता, यानी जितने ज़्यादा संक्रमण होंगे उतनी ही ज़्यादा जो है स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, यानी कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन ज़्यादा होगा। फिर सेकंड है पॉपुलेशन ऑफ स्टेट्स, यानी कि जितने ज़्यादा अणुओं की संख्या होगी, जितनी ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन होगी, उतने ही ज़्यादा उनके संक्रमण की प्रायिकता बढ़ेगी और उसी से क्या होगा, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। तो ये तीनों जो निर्भरता है एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, यानी कि पदार्थ की मात्रा, यानी कि कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी या फिर उसकी पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा होगी अणुओं की, उतनी ही उनकी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी ट्रांजिशन की, एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाने की, और उसी से क्या होगा, उसकी स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी जो है वो लगातार बढ़ती जाएगी। तो इसमें अपन ने देखा कि किस तरीके से इसकी स्पेक्ट्रल लाइंस आती है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है। जो अपने पास फॉर्मूला निकल के आया वो था न्यू इजकल टू 2b J+1 सेंटीमीटर इनवर्स। इससे अपन ने इसके एनर्जी लेवल देखे और सिलेक्शन रूल देखा अपन ने, J इजकल टू हमेशा +-1 होता है। आगे जो स्पेक्ट्रा आएंगे रोटेशनल के बाद, जैसे वाइब्रेशनल है, उनके अंदर क्या कहीं में क्या होगा, +-1 भी होगा, +-2 भी होगा, यानी कि एक एनर्जी लेवल उनमें स्किप भी किया जा सकता है। लेकिन रोटेशनल के अंदर में एक भी एनर्जी लेवल स्किप नहीं किया जाएगा, केवल पास वाले या तो ऊपर वाले एनर्जी लेवल में या फिर नीचे आने वाले एनर्जी लेवल में ही आप संक्रमण कर सकते हैं। तो डेल्टा जे आपके सिलेक्शन रूल क्या हो गया, J इजकल टू +-1। फिर आती है इसमें स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी देखिए अपन ने, यानी कि आपेक्षिक तीव्रता किस पर निर्भर करती है, अणुओं पर निर्भर करती है। उसकी अगर जितनी अणुओं की संख्या होगी, जितनी उनकी पॉपुलेशन होगी, पदार्थ की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी, उतनी ही उनकी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी यानी कि संक्रमण प्रायिकता बढ़ जाएगी और उतनी ही ज़्यादा उसकी स्पेक्ट्रा की इंटेंसिटी होगी।
ठीक है। तो नेक्स्ट इसके बाद अपन पढ़ेंगे इसके बाद अपन आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे जिसमें नॉन रेज रोटेटर भी आएगा, तो वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।